हेलो एवरीवन। सो आज हमारा है अध्याय 4 का पार्ट 8। और आज पार्ट 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या। लेट्स सी। आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी में कुछ सामान्य बल यानी कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स और घर्षण के बारे में। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सामान्य बलों से जो कि हम मैकेनिक्स में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक संपर्क बल। संपर्क बल मतलब कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स से जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, और हमने स्टार्टिंग जो है चैप्टर की उसमें भी हमने समझा था संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल का मतलब होता है कि कोई पिंड है, कोई पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो क्या है, जो एक जिसपे क्या है एक संपर्क में है। वो किसके संपर्क में हो सकता है? वो किसी ठोस के संपर्क में हो, या फिर हो सकता है वो किसी तरल के संपर्क में हो। ठीक है, हो सकता है वो तरल के संपर्क में हो या फिर किसी ठोस के संपर्क में हो। उसे हम कहते हैं कि वहां पर उस वस्तु पर संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। अभिलंब तल क्या होता है या अभिलंब बल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स। अभिलंब बल मतलब होता है संपर्क पृष्ठों के अभिलंबवत संपर्क बल के घटक। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, संपर्क पृष्ठ मतलब होता है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, एक वस्तु ये है, मतलब ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल के ऊपर रखी गई है कोई बुक। ओके, इस टेबल के ऊपर कोई बुक रखी गई है, तो हम यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं कि जो ये बुक है और जो ये टेबल है, ये एक दूसरे के साथ संपर्क में है। किसमें है? बिल्कुल संपर्क में है दोनों एक दूसरे के साथ। तो इस बुक पर, जो ये बुक है, उस पर एक संपर्क बल लग रहा है क्योंकि वो दूसरे एक ठोस से क्या है, लगी हुई है। तो इस वस्तु पर जो है, जो ये बुक है, हमें सोच के देखना चाहिए कि जो बुक है, जब उस पे ऊपर के, देखो जो बुक है, उस बुक के कारण, उस बुक का क्योंकि एक वेट है, उस वेट के कारण नीचे की तरफ एक बल लगता है। नीचे की तरफ मतलब मेज की तरफ एक बल लगता है इसके, इसके कारण, इसके वेट के कारण, दैट इज mg। ठीक है, mg मतलब W इज इक्वल्स टू mg होता है। इसके भार, इसके वेट के कारण जो है एक बल नीचे की ओर लगता है। लेकिन फिर हमें यह सोचना चाहिए कि इस वेट के कारण जो ये बुक है वो टेबल के नीचे क्यों नहीं गिर जाती, है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स कैसा होगा? वो ऐसा फोर्स होगा जो टेबल से ऊपर क्यों लग रहा होगा, मतलब बुक के ऊपर लग रहा होगा। बुक तो नीचे क्यों फोर्स लगा रही है, लेकिन इसका मतलब ये है बुक के नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को हम कह रहे हैं अभिलंब बल। अभिलंब बल मतलब नॉर्मल फोर्स। यानी जो संपर्क पृष्ठ है, संपर्क पृष्ठ क्या होगा इसमें? मेज और बुक के बीच में क्या है, एक संपर्क पृष्ठ है जहां पे एक दूसरे के साथ संपर्क में है। उसके अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल, 90 डिग्री आप कह सकते हो, संपर्क बल के घटक को, अभिलंब जो संपर्क बल होता है उसके घटक को हम क्या कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है, संपर्क जो बल है उसका अभिलंब वाला, अभिलंबवत जो घटक होता है उसे हम अभिलंब बल कहते हैं। एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? देखो, जो संपर्क पृष्ठ के समांतर वाला घटक होगा उसे हम कहते हैं घर्षण बल। देखो, घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है, यहाँ पे अगेन एक टेबल है, उसके ऊपर रखी गई एक बुक। ठीक है, तो ये संपर्क में है एक दूसरे के साथ, क्या है, एक संपर्क में है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसका समांतर घटक मतलब इसके पैरेलल जो घटक होगा उसे हम कहेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और जो इसके अभिलंबवत होगा, जिसके नॉर्मल में होगा, उसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर कहानी इतनी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं जो कि संपर्क बलों के उदाहरण होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ऊपरी मुख्य बल, जिसे कि उत्प्लावन बल भी कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पानी भर रखा है, और उस पानी के अंदर हम एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं। तो आपको पता होगा जो बर्फ का टुकड़ा है वो उस पानी में तैरता रहता है, वो डूबता नहीं है। तैरने का मतलब ये हुआ कि उस पानी के द्वारा उस बर्फ पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, जिस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। पानी और बर्फ एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए उत्प्लावन बल एक संपर्क बल होता है। यानी कि पानी जो है ऊपर के ओर बल लगा रही है बर्फ के टुकड़े पर, जिसकी वजह से वो ऊपर ही तैर रहा। तो ये हो गया उत्प्लावन बल। दूसरा बल होता है श्यान बल, विस्कस फोर्स। ये कैसा बल होता है? ये एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही होता है जो कि तरल में लगता है। जो लिक्विड हमारे पास चीजें होती हैं, जो द्रव हमारे पास होते हैं, उस पर लगने वाला एक घर्षण बल होता है।
इसे आप कैसे फील कर सकते हैं? आप एक पानी लीजिए, मतलब किसी भी बड़े बर्तन में पानी लेते हैं हम, और फिर हम क्या करते हैं, एक हमें हमारे पास एक स्टिक है, उस स्टिक से हम पानी को ऐसे से मिलाते हैं, समझ लो। तो आपने देखा होगा जब आप ऐसे मिलाते हैं तो एक आपको लगता होगा आपके जो आप ना एक बल सा फील करेंगे, क्या आप बिल्कुल स्मूथली नहीं मिला पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको ऐसे मिलाने पर। तो कहीं ना कहीं आपको एक फोर्स लग रहा होगा उसके अंदर, वही फोर्स एक श्यान बल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने वायु प्रतिरोध भी सुना होगा। वायु प्रतिरोध भी एक तरह का घर्षण बल है जो कि वायु के मध्य लगता है। इसे आप कैसे फील कर सकते हैं? जब जब बहुत तेज तूफान चलता है उस समय जब हम बाहर निकलेंगे, तो जब हम चल रहे होते हैं उस तूफान में, जब हम चलेंगे उस तूफान में, तो आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि हमारी तरफ जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पे फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स क्या है? वो एक तरह का घर्षण बल ही है, जिसे हम वायु प्रतिरोध कह रहे हैं। वो वायु जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बल्कि हमें पीछे की ओर धक्का मार रही है। तो ये होते हैं हमारे संपर्क बल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रतिरोध को कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एक और बल होता है जिससे हम कह सकते हैं डोरी में तनाव का बल, या स्प्रिंग आपने देखी होगी। स्प्रिंग में भी आप देख सकते हैं कि एक तनाव, एक टेंशन फोर्स हमें दिखने को मिलता है। ये क्या होता है? देखो, टेंशन फोर्स मतलब होता है कि आपने कोई स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है, हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है। उस स्प्रिंग में हमने क्या कर दिया, एक कोई ऑब्जेक्ट जो है लटका दिया है, ऑब्जेक्ट लटका दिया है। तो क्या होता है कि जो वस्तु है उसके नीचे की ओर फोर्स लगेगा उस पे, जिसे हम mg कहेंगे, उसके वेट के कारण। लेकिन एक फोर्स के ऊपर की ओर भी लगेगा, उसे हम कहेंगे टेंशन बल, तनाव बल, जो कि उस स्प्रिंग की वजह से, या हम कोई रस्सी ले सकते हैं, उस रस्सी की वजह से जो है वो लगेगा ऊपर की ओर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब किसी कमाने को किसी बाह्य बल द्वारा संपीड़ित या विस्थापित किया जाता है तो एक प्रत्यायान प्रत्या सॉरी प्रत्यानयन बल, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है प्रत्यानयन बल। तो यह भी एक संपर्क बल का उदाहरण होता है। स्प्रिंग आप देख सकते हैं, हमने स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग को ऊपर से किसी चीज से बांध दिया है, किसी से अटका दिया है, और उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो ऑब्जेक्ट के नीचे की ओर तो उसका वेट के कारण बल लगेगा, दैट इज mg। लेकिन ऊपर की ओर एक बल लगेगा, दैट इज kx। kx क्या है यहाँ पे? अभी समझते हैं इसको हम। बेसिकली ये टेंशन फोर्स होता है, ये तनाव का बल होता है। यह बल संपीड़न और या फिर दैर्घ्य वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कमानी बल दैट इज F, इसका सूत्र होता है F बराबर माइनस के एक्स। यहाँ पे K क्या है? K को कहते हैं कमानी स्थिरांक, और जो X होता है उसको कहते हैं विस्थापन। तो ये हमने पढ़े संपर्क बल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण को। देखो, घर्षण को अभी हमने छोटी डेफिनेशन में पढ़ लिया था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना था घर्षण क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम घर्षण को थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। घर्षण क्या होता है? अभी आपने समझा था कि संपर्क पृष्ठ जो हमारे पास होते हैं, उसके जो समानांतर घटक होता है उसे हम घर्षण कहते हैं। अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो घर्षण क्या कहता है? हम कोई भी मोशन करेंगे, उसका विरोध करने वाला जो बल होता है उसे हम घर्षण कहते हैं। तो घर्षण बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के घर्षण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है गतिज घर्षण, और तीसरा होता है लोडनी घर्षण। क्या होता है वही हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण के। स्थैतिक घर्षण क्या होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जमीन है, हमारे पास ठीक है, एक फर्श है जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु को रखा है। हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जो कि जमीन पर रखा गया है। तो मान लेते हैं ये भी रेस्ट में, यानी ये विराम की अवस्था में। विराम की अवस्था में इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, कोई घर्षण बल नहीं लग रहा, सॉरी, कोई घर्षण बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, हमने इसे धक्का मारने की कोशिश करी, मारा नहीं, यहाँ पे धक्का मारने की हम थोड़ा सा हल्का सा कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भारी चीज होती है वो एकदम से नहीं हिलती है। वो एकदम से हिलती क्यों नहीं है? वो एकदम से इसलिए नहीं हिल रही है क्योंकि वहां पर एक घर्षण भी कार्य कर रहा है। उस घर्षण को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, जिसको प्रदर्शित करते हैं एफ एस से। एफ मतलब फ्रिक्शन और एस मतलब स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे कार्य कर रहा होगा। देखिए, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो तभी कार्यरत होगा जैसे ही हम कोई बल वहां पे लगाएंगे। उस वस्तु पर जब आप बल लगाएंगे, उसकी दूसरी डायरेक्शन से, उसकी विपरीत दिशा से वहां पर एक दूसरा घर्षण जो है कार्य कर रहा होगा, दैट इज स्थैतिक घर्षण।
जो उसको गति में लाने का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि वो वस्तु जो है गति की अवस्था में जाए। तो गति की अवस्था में पहुंचने से पहले लगने वाला जो घर्षण होगा उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली समझनी चाहिए कि जो यहाँ पे स्टैटिक घर्षण होता है वो गति की अवस्था में आने से पहले लगता है। पहले लगता है, यानी कि अभी वो गति में नहीं आई है, गति में आने से पहले उसे लग रहा है। तो विरोधी बल, घर्षण बल को हम कह सकते हैं कि विरोधी बल होता है एफएस, जो मेज के संपर्क में पिंड के पृष्ठ के समानांतर लगता है। तो घर्षण बल कोई भी होगा वो हमेशा समांतर लगेगा, समानांतर यानी कि पैरेलल वो लगने वाला है। स्थैतिक घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने भी समझाया था आपको कि जैसे ये वस्तु जो है अगर विराम अवस्था में है तो वहां पे कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। ये तभी लगता है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, हमने बल लगाया उसी टाइम जो है वो फ्रिक्शन भी काम करेगा, उससे पहले वो एब्सेंट रहेगा। स्थैतिक घर्षण समुत्थित गति का विरोध करता है। स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे सीमांत मान यानी एफएस अधिकतम, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि वो अनंत तक कार्य करेगा, उसकी वैल्यू कभी इन्फिनाइट नहीं हो सकती, उसकी एक लिमिट होती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, हमारा बल मतलब जो हमने बल लगाया है किसी वस्तु पर, अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन के एक लिमिट वैल्यू से पार कर जाता है तो क्या होगा? तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जीरो बन जाएगा, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और हमारा जो फोर्स होगा वो उस ऑब्जेक्ट को गति की अवस्था में ला देगा, गति की अवस्था में ला देगा। यानी कि अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि जो स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो सीमांत मान होता है स्थैतिक घर्षण का, वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करता है? अभी जानते हैं। वो निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ अभिलंब के बल पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान होता है दैट इज डिनोटेड बाय एफ एस अधिकतम, वो अनुक्रमानुपाती होता है एन के। एन क्या है? अभिलंब बल। ठीक है, यहाँ पे म्यू एस क्या है? जो इसे बोलते हैं म्यू एस। म्यू एस किसे कहते हैं? ये एक अनुपातिकता का स्थिरांक होता है, जिसको हम ये भी कहते हैं क्या? स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। ठीक है, ये बात हुई हमारी स्थैतिक घर्षण की। यदि आरोपित बल जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है का मान एफ एस अधिकतम से अधिक हो जाता है तो पिंड पृष्ठ पर सरकना आरंभ कर देता है। जब आपेक्ष गति आरंभ हो जाती है तब घर्षण बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण के मान से कम हो जाता है। तो अभी हमने समझा है स्थैतिक घर्षण का मान। तो अब हमने देखा कि जैसे ही हमने वस्तु को, जो हमारा वस्तु पर लगने वाला जो बल था वो स्थैतिक घर्षण के सीमांत मान से ज्यादा हो जाता है तो वस्तु किस में आ जाएगी? गति के अवस्था में आ जाएगी, यानी वो वस्तु जो है गति करने लग जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा तो उसके बाद कोई घर्षण उस पर कार्य नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है। घर्षण उस वस्तु पर तब भी कार्य करेगा जब वो गति के अवस्था में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो अब गति के अवस्था में आने पर उस पर जो घर्षण कार्य कर रहा होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हम बोलते हैं गतिज या फिर सर्पी घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका नाम आप बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। जब वस्तु गति में आ गई है तो गति करते हुए भी उस पर एक घर्षण बल कार्य करेगा, उसी को हम कहते हैं गतिज घर्षण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वस्तु है ये गति की अवस्था में आ चुकी है, जो इसका ये डैश 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 लिखाया गया है इसका मतलब है कि ये वस्तु अब गति की अवस्था में है। इस पर भी हमने एक बल लगाए जा रहे हैं, वो गति की अवस्था में आ चुकी है, लेकिन उस समय भी उस पर एक घर्षण बल जो है कार्य कर रहा है विपरीत दिशा में, हमारे बल के विपरीत दिशा में, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एफ के से, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्ष गति का विरोध करता है उसे कहते हैं गतिज या सर्पिक घर्षण। यानी कि ये वाला जो घर्षण बल होगा ये भी क्या करेगा? उसकी गति, उसके आपेक्ष गति का विरोध करेगा। ठीक है, और उसे हमेशा रोकने की प्रयास करेगा। इसे हम प्रदर्शित करते हैं एफ के से। संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, जिसे हमने पीछे भी देखा था। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होता है एफ के बराबर म्यू के कैपिटल एन।
यहाँ पे म्यू क्यू क्या होगा, म्यू के होगा गतिज घर्षण गुणांक। तो अभी हमने दो टाइप के जो है घर्षण बल देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा वाला घर्षण बल पढ़ेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा घर्षण बल की डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम ये समझ चुके हैं कि घर्षण बल जो होता है वो संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के समानांतर घटक होता है। राइट, संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के एक समानांतर घटक को हम कहते हैं घर्षण बल, जो दो पृष्ठों के बीच सम्मुख स्थित या वास्तविक आपेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं घर्षण बल। आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्ष स्पर्शी गति का विरोध करता है। जब एक वस्तु को दूसरी के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षित गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे उदाहरण 4.7 को और उदाहरण 4.8 को। तब तक के लिए थैंक यू।